साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपको मॉर्निंग में अपडेट कर दिया गया था कि आपका सीयूईटी, एनटीए, जेएनयू, पीएचडी का जो आंसर की है वो आपका रिलीज़ कर दिया गया है आपके रिस्पॉन्स शीट के साथ। तो आपने उसको डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो फिलहाल अब हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ख़ास तौर से मेरा जो फ़ोकस रहेगा वो आपके बायोलॉजी सेक्शन पे रहेगा, जो चीज़ें मैं आपका ऑलरेडी कवर करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है, जो मैं बार-बार बोलता हूँ कि आपको बायोलॉजी ही समझ के पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पूरे चीज़ों को उठाकर देखेंगे तो आप चाहे बायोकेमिस्ट्री के पेपर को देख लीजिए, जूलॉजी देख लीजिए, बॉटनी देख लीजिए, लाइफ साइंस देख लीजिए, जो चीज़ें हमने पढ़ाई है लगभग उसी के आस-पास क्वेश्चन्स आया है। और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या बेसिक बायोलॉजी जो है वो कहीं पर बदल जाएगी। तो पहली बात आपको ये समझ में आएगी। दूसरी बात ये है कि आपने भले ही जूलॉजी का भरा होगा या आपने बॉटनी का भरा होगा, बट अगर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो सारे क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिएगा। मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे या इस पूरे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ताकि कहाँ पे आप क्या गलती कर सकते हो और क्या आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूँगा, उन चीज़ों को बहुत ही समझते हुए जाइएगा, राइट? दूसरी चीज़ ये है कि अगर पेपर के कट ऑफ या उसके अलावा क्या नंबर पे क्या सेफ साइड होगा, उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जो प्राइमरी फ़ोकस है वो ये है कि अभी आपका जो मतलब आप जो चैलेंज कर सकते हैं, वो डेट जो है वो आपकी 8 से 10 तारीख तक है। तो सबसे पहले मेरा कोशिश यही होगा कि जिन चीज़ों को मैं कवर करता हूँ, उनके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए। जिसमें मेरा सबसे पहले जो हम यहाँ पे अभी बायोकेमिस्ट्री को डील करेंगे, मतलब बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में हम उसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन पेपर जो कि आपका लाइफ साइंस होगा उसको डिस्कस करूँगा, फिर जूलॉजी और फिर बॉटनी या बायोटेक जो भी रहेगा उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी पेपर जो था वो बहुत ही बढ़िया पेपर एनटीए ने मतलब यहाँ पे कंडक्ट किया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, जो कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ट्रिकी भी थे, बहुत कुछ आसान क्वेश्चंस भी थे। तो ओवरऑल एक जेन्युइन पेपर, मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल का पेपर था, जो कि आपको पता होना चाहिए। और ख़ास तौर से ये काफ़ी अच्छा पेपर उनके लिए सिद्ध होगा जिन्होंने सीएसआईआर के लिए लग के पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए एक आई ओपनर भी होगा कि कहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं और कहाँ तक एनटीए सोच रहा है कि आप उस पहलू को भी क्वेश्चंस में तैयार कर लीजिए। ठीक है? तो ये कहानी आपकी हो गई। बाकी हमारे कंटेंट पे जो मैं बार-बार बोलता हूँ कि आपको किसी भी वीडियो के टाइटल पर नहीं जाना है कि सर ने ये वीडियो डीबीटी के लिए बनाया है, ये वीडियो आईसीएमआर के लिए बनाया है। इस पूरे पेपर में जैसा कि मैंने अभी बायोकेमिस्ट्री और कह सकता हूँ लाइफ साइंस मैंने पेपर देख लिया है। और बायोकेमिस्ट्री में लगभग हमने 45 क्वेश्चन, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक 50 क्वेश्चन थे, लगभग 50 में 45 क्वेश्चन के आसपास जो है वो हमने फिट कराया है। मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डिट्टो मिलेंगे, या कैसे उनको ट्रैक कर सकते थे। मतलब अगर आप मेरे फर्स्ट वीडियो से जुड़े हुए हैं तो वो चीज़ें आपको कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होंगी कि यार ये सर का बताया हुआ ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और बाकी इसके लिए कोई भी मैंने स्पेसिफिक सीरीज़ नहीं स्टार्ट की, स्पेसिफिक प्लेलिस्ट नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि जब चीज़ें ऑलरेडी हमने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स और ये जो बेसिक बायोलॉजी है वो मैंने कवर कर दिया है, तो मैं बार-बार उसको क्यों ही बताऊँगा, ठीक है? तो बस ये चीज़ें हैं। तो ये अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, सारे वीडियोज़ को देखिए मेरे। किसी भी वीडियो के टाइटल पर मत जाइए, बायोलॉजी को बायोलॉजी समझ के जिस दिन पढ़ाई करोगे उस दिन सिलेक्शन ऑटोमैटिक हो जाएगा। तो ये कुछ कहानी हो गई। अब इसके बाद अगर मैं चलता हूँ तो आपसे क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि ये आपका बायोकेमिस्ट्री का पेपर है, जो कि आपका 27 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे उठाए हैं, जल्दी-जल्दी उसके बारे में चर्चा करेंगे, पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस बताएँगे और कैसे आप इसमें बेटर परफॉर्मेंस कर सकते थे, उनको भी एनालाइज़ करिएगा। तो जैसा कि ये आपका क्वेश्चन आईडी है, जो कि 967053 है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ द एमएचसी रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे जैसे ही आपको एमएचसी रिस्ट्रिक्शन के बारे में तो मेरा पूरा लेक्चर ही पढ़ा हुआ है, बट जैसे ही अगर आप एमएचसी रिस्ट्रिक्शन की बात अगर आप पढ़ते हैं, तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या उसके बारे में सही है। तो एमएचसी रिस्ट्रिक्शन की जब भी बात आती है, तो अगर आप इम्यून सेल्स की बात करते हैं, तो जो आपकी टी सेल्स होती हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूँ, तो उन्हीं का लेना-देना जो होता है वो एमएचसी से होता है, क्योंकि वो जो एमएचसी जो प्रोटीन्स होती हैं, कह सकते हैं कि जो आपके प्रोटीन या पेप्टाइड्स जो होते हैं, वो जब तक एमएचसी से बाउंड होके मतलब नहीं आते हैं, जब तक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नहीं दिखाते, तब तक टी सेल्स आपके एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पे टी सेल्स रखा है और एमएचसी का बी सेल्स से या एंटीबॉडी से कह लीजिए आपका कोई भी लेना-देना नहीं है।
तो यानी कि अगर पहले ऑप्शन में देखें तो रिसेप्टर रिस्ट्रिक्शन ऑफ द बी सेल्स दिया है, देखते ही काट दो। फिर सेकंड ऑप्शन में टी सेल्स की बात की है, तो ये आपकी बिल्कुल सही है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द टी सेल रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी बाय द एमएचसी मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं। इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी अगेंस्ट द एंटीजन, फिर इन्होंने एंटीबॉडी की बात की, ये खराब हो गया। और एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा नहीं, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आईडी लगा है और ये उसका राइट आंसर है। तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन में आपको सेलेक्ट करना था, उस तरीके से आपने समझ रहे होंगे कि आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते थे। अब थोड़ा-सा अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन जो कि आपका इम्यूनोलॉजी भर-भर के पूछा गया था और मेरे चैनल पे सबसे पहले मैंने इम्यूनोलॉजी कवर की हुई है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए और आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पहचानना है। बहुत ही आसानी के साथ आप पहचान लोगे, सारी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे जब आप एंटीबॉडी पढ़ते हैं, तो इन्होंने कह रहे हैं कि आइसोटाइप, एलोटाइप, आइडियोटाइप ये सेम फॉर्म ऑफ द एंटीबॉडी होती है। अरे भाई कैसे होती हैं? टर्मिनोलॉजी में ही डिफरेंस है। आपने बहुत सारे ऐसे टर्म्स पढ़े होंगे, आइसो, एलो, हेटेरो, आइडो, ये सब चीजें एक थोड़े होती हैं, वो तो किसी ना किसी चीज को रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर आप आइसो में जाएंगे तो वो सेम होते हैं, एलो की भी हमने डिफिनेशंस आपको बताई है, आइडो की बताई है। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब बहुत दूर तक नहीं जाना है, आपको केवल ये देखना है कि आपको करेक्ट पूछना है, यानी कि पहला मेरा इनकरेक्ट है, तो ए जहां जहां रखा है उसको काटते जाओ और बी और सी जो होगा वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी ये तो आपने पढ़ा ही है कि इंटरल्यूकिन जो होता है वो आपका साइटोकाइन होता है, टॉल लाइक रिसेप्टर या नॉड लाइक रिसेप्टर जो होते हैं वो फैगोसिटिक सेल्स पे पाई जाती हैं, ये भी सही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर को ट्रैक कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है जो कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने थोड़े से स्टेप में गलतियां की हैं, उसको भी समझते हुए जाइएगा कि कोई आपका पैथोजन है जो आपकी बॉडी में इंटर करता है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट कोर्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स फॉर इट्स एलिमिनेशन। तो सबसे पहले अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आया है बेटा, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट होना होना होगा। ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो सॉरी सबसे पहले आपके पैथोजन को आइडेंटिफाई करना होगा कि अरे भाई ये कौन-सा पैथोजन आया है। मतलब सबसे पहली बात ये है कि मान लो कि कोई आपका स्किन है, अब इसके ऊपर कुछ भी आपके डिजीज़ कॉजिंग सब्सटेंस आए हैं, तो आपकी बॉडी को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि यार ये जो पैथोजन है, सबसे पहली बात ये है कि ये आपका एक तरीके का डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। तो यानी कि आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि वो आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैथोजन, ये आपका पहला स्टेप होगा। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने पहचाना आपके सिस्टम ने कि ये आपका पैथोजन है, उसी के बाद आपको एक्टिवेट करा देना है, अपनी इम्यून सेल्स जो होंगी वो आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दी गई है, प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपकी इम्यून सेल्स एक्टिवेट होती है तो उसमें होता क्या है बेटा, प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन, ये आपके दो टर्मिनोलॉजी होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो होता है वो आपका डिफरेंशिएशन होता है। प्रोलिफरेशन तो अपना नंबर बाद में बढ़ाएंगे, पहले मान लो कि उस पैथोजन को उन्होंने एनालिसिस किया और सोचा कि यार ये वायरस है। अगर वायरस है तो वायरस के लिए जेनवन जो होता है वो आपकी नेचुरल किलर सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो सिस्टम ने समझा कि भाई वायरस आया है तो मुझे एनके सेल्स को बढ़ाना है। तो यानी कि हमने क्या किया, डिसाइड किया, हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया कि भाई एनके सेल्स वाली सेल्स को है वो हमें बढ़ाना है। ठीक है? मतलब उनकी पॉपुलेशन को हमें डिफरेंशिएट करा देना है, जो सेल्स हैं उनको एनके सेल्स में कन्वर्ट करो। और उसके बाद जब आपकी एक एनके सेल्स बन जाएगी तब उसके बाद हम प्रोलिफरेट करेंगे और एक से यानी कि आपकी सेल्स को ये सिग्नल जाएगा कि वो बहुत सारे इम्यून सेल्स प्रोड्यूस कर दें, यानी कि उनका प्रोलिफरेशन हो जाए। तो ये आपकी कहानी बन जाएगी, उनका नंबर जो है वो आपका इंक्रीज होता रहे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो सबसे पहले आपका ए होगा, फिर बी होगा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा और उसके बाद जो होगा वो आपका प्रोलिफरेशन होगा। तो यानी कि इसका जो आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी बहुत ही ध्यान से ध्यान रखिएगा। आसानी के साथ ये क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको पैथोजन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद अपने सिस्टम को एक्टिवेट करना है, फिर आपको प्रोलिफरेट होगा और फिर उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन के बाद आपका प्रोलिफरेशन होगा। तो यहाँ पे भी आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, जिससे आप बहुत सारी चीजें जो आपके मॉडर्न टाइम पे बायोटेक अगर आप पढ़ते हैं तो फिंगरप्रिंटिंग आपने पढ़ा होगा। तो सिंपल सी कहानी यहाँ पे पूछी है। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते, लेकिन एग्जामिनर भी आपको पता है, उसको भी पता है कि आपसे क्या पूछना है या वो आपसे क्या जानना चाहता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम मिनी सैटेलाइट या हाइपर वेरिएबल रीजन की बात करते हैं। तो यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो लेना देना है वो आपका मिनी सैटेलाइट से लेना देना है, यानी कि बहुत सारे सीक्वेंस जो होते हैं वो रिपीटेटिव सीक्वेंस से ही
पूरी स्टोरी जाती है हाइपर वेरिएबल टेंडम रिपीट्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो वाली स्टोरी यहाँ पे आती है। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइपर वेरिएबल का रीजन का मिनी सैटेलाइट का लेना देना यहाँ पर है। तो यानी कि मुझे क्या देख रहा था, कौन सा नॉट रिलेटेड है, तो यानी कि मुझे नॉट रिलेटेड में जाना है, तो यानी कि बी तो है, तो जहां जहां बी रखा है उसको काट दो और ए और सी डी जो होगा वो आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल आ जाएगा। डीएनए चिप का कोई लेना देना नहीं है, टिश्यू माइक्रो एरे का कोई लेना देना नहीं है, और बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपके बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जिसमें जो कि आप अगर हमारे साथ पढ़े होंगे तो वहां पे हमने आपको, जब अगर आप मेरे लेक्चर में जाएंगे जहां पे हमने एक टेक्निक की जिक्र किया था जिसको हम एलाइजा था और एलिस्पॉट, राइट, जहां पे हमने एलिस्पॉट आपको पढ़ाया है, उस वीडियो में जाके देखिएगा, वहां पे हमने एक केमिकल का जिक्र किया था जिसको मैंने बोला था पीएमए। जब कभी भी आप सेल कल्चर इम्यूनोलॉजी वाली चीजों का डील करते हैं तो वहां पे आपको अपने सेल्स को एक्टिवेट कराने के लिए पीएमए का ट्रीटमेंट देना होता है, जिसमें आपका जो कि आपका पीएमए में आपका एम से मोनेसिन होता है, ठीक है, ब्रिफिल्डिन होता है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं उनका हमें वहां पे ट्रीटमेंट जो होता है वहां पे उसको सब्सटेंस देना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे उसी का तरीके था, वहां पे मैंने आपको बोला था और इसका मैंने प्रोटोकॉल, उसका मैंने यूज भी बताया था कि मोनेसिन क्या करता है। तो ये जो मोनेसिन होता है वो यूज किया जाता है टू स्टॉप ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ईआर से गोल्जी बॉडी में, ट्रांसपोर्ट ना हो इसके लिए क्या करते हैं, मोनेसिन का यूज करते हैं। बाकी अगर आप इतनी भी कहानी नहीं जानते हैं तो अगर आप इसमें सबसे सिंपल स्टेटमेंट पिक करने जाएंगे तो उसमें आपको एक ग्लाइकेशन मिल जाएगा और एक आपको ग्लाइकोसाइलेशन मिल जाएगा। कह रहा है कि दोनों ही सेम प्रोसेस है। अरे भैया कैसे सेम प्रोसेस है, ग्लाइकोसाइलेशन तो आप प्रोटीन का करते हैं और ग्लाइकेशन जो होता है वो आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का होता है। तो ये दोनों ही चीजें आपकी डिफरेंस, और आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको पहचानना है, राइट। तो जब आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पहचानना है तो डी जहां जहां रखा है उसको काटते चले जाओ, यानी कि ए बी सी जो होगा वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपका रखा है, यानी कि कैथेप्सिन्स जो होते हैं वो लाइसोसोम में पाए जाते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा ये हार्मोन के रिगार्डिंग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मैं कहूंगा कि हार्मोन मोस्टली आपके प्राइमरी मैसेंजर्स होते हैं, बट फिर भी चलो ठीक है, ओवरऑल उन्होंने इस बात को कंसीडर किया है तो आप इसको भी यहाँ पे मान सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं, आपसे एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही बढ़िया मैचिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें आपका एंडोटॉक्सिन है, नाम से स्पष्ट है कि ये आपके सिक्रीट नहीं होते हैं, अंदर ही रहते हैं, तो ये आपके नॉट सिक्रीटेड लगाना है। ए का थर्ड ऑप्शन जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यानी कि फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में रखा हुआ है। बाकी अगर आप और मिलाना चाहो तो आप टॉक्साइड जो होते हैं वो आपके इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं। इसके अलावा सी का फर्स्ट कैन ट्रांसफेक्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यानी कि आप डीएनए वैक्सीन के तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जीन अंडरगो कन्वर्जन, इसको हम पिलिन बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा। इसके बाद आपके आरएनए से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। पूछा गया है कि विच ऑफ दीज आरएनए इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग सेल्स। हालांकि ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि अगर आप ब्रॉड लेवल पे, अगर आप बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं, थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। एक्चुअल में यहाँ पे इन्होंने एसआई आरएनए को बोला है और मोस्टली यही होता है जो आपका एक तरीके का साइलेंसर आरएनए होता है, जो कि आप लिविंग सेल्स में सिंथेसाइज नहीं होता है। बट थोड़ा सा अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो आपको एक आध दो जगह इसका एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। बट आप मोटे तौर पे आप एमआई आरएनए पढ़ते ही हैं, एचएन आरएनए भी आपने देखा होगा, एसएन आरएनए देखा होगा, बट आपके एसआई आरएनए जो होते हैं वो आपके लिविंग सेल्स में नहीं बनते हैं। तो ये आपका जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक और क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, जो कि आप बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए था। 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सारे स्टेटमेंट्स आते ही हों, लेकिन जैसे ही अगर आपने पॉलीसैकेराइड या इस तरीके का आपने मॉलिक्यूल्स का नाम सुना जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड्स होते हैं, वैसे ही आपके दिमाग खुल जाना चाहिए और आपको इस पर आके फोकस होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि पॉलीसैकेराइड हैव ए फिक्स्ड मॉलिक्यूलर वेट, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। पॉलीसैकेराइड जितने भी होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट फिक्स नहीं होता है। बाकी ये आपका एक्सप्लेनेशन है जो कि आपके लेलिंजर में साफ-साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा गया है, अनलाइक द प्रोटीन पॉलीसैकेराइड जनरली डू नॉट हैव डिफाइनिंग मॉलिक्यूलर वेट, इनका नहीं होता है। यहीं से क्वेश्चन यहाँ पे डिराइव किया गया है। बहुत सारे पॉलीसैकेराइड जब बनते हैं तो बनते भी हैं, टूटते भी हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो कभी भी इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो आपका फिक्स नहीं होता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट तरीके से अपना याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, दिस डिफरेंस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ असेंबली ऑफ द टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर, जो कि आप टेम्पलेट के तरीके से हो जाते हैं। प्रोटीन्स में आपको तो मैसेंजर आरएनए होंगे जो कि डीप सीक्वेंस और लेंथ के होते हैं, तो उसी हिसाब से वो होती है। फॉर पॉलीसैकेराइड यहाँ पे कोई सिंथेसिस के लिए कोई एक टेम्पलेट नहीं होता है, रादर द
program for polysaccharide synthesis is intrinsic to the enzyme that catalyze the polymerization of the monomeric unit, and there is no specific stopping point होता है in the synthetic process. The product does vary in the length. तो ये अगर नेक्स्ट टाइम मैं कहूंगा कि इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि क्यों पॉलीसेक्राइड्स का वेट जो है वो डिफरेंट होता है और प्रोटीन्स का जो होता है वो सेम होता है, तो सिंपल सी कहानी है, प्रोटीन सिंथेसिस की एक प्रॉपर मैकेनिज्म पढ़ते हो बेटा, वहां पे स्टॉप कोडॉन है, वहां पे सारी चीजें हैं, तो वहां पे क्या है, एक रोकने वाला व्यक्ति बैठा है। लेकिन पॉलीसेक्राइड के केस में क्या है कि कोई रोकने वाला व्यक्ति नहीं बैठा है, तो ये पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ जाना। अब मुझे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पहचानने हैं, तो पॉलीसेक्राइड वाला गलत है, तो सी ऑप्शन मुझे जहां जहां दिख रहा है मैं उसको यहाँ पर क्या करूंगा, काट दूंगा। राइट, यही तो करोगे कि और कुछ करोगे? तो सी ऑप्शन जहां पे मुझे दिख रहा है, ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद अगर आगे की तरफ अगर आप और देखते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको चूज करना है, और इसके बाद यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा कि कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आर द सेम फॉर ए बायोमोलिक्यूल, तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है बेटा। कॉन्फर्मेशन एक अलग चीज है, कॉन्फ़िगरेशन आपका एक अलग चीज है, तो ए भी आपका गलत हो जाएगा। तो ए आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपका बी और डी बचेगा, तो वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपकी कहानी बन जाएगी। राइट, कोई दिक्कत नहीं आई। क्वेश्चन आईडी जो है वो आपकी 967078 है, और इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, और आज इस पर्टिकुलर चीज को हमने यहाँ पे समझ लिया कि पॉलीसेक्राइड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा, वो फिक्स नहीं होता है। इसको हम बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन जिसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैंगर या मैक्सम गिलबर्ट मेथड जो होता है वो डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। और लाइपोफेक्टामिन जो होता है वो यूज किया जाता है फॉर द डीएनए के ट्रांसफर के लिए, जब आप सेल कल्चर वगैरह करते हैं, जब आप ब्रॉड लेवल पे, थोड़ा ये लाइब्रेरी बेस्ड टेक्निक है, अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप कभी टेक्निक लैब में एक्सपोजर होगा, तो वहां पे हम डीएनए को ट्रांसफेक्ट करने के लिए एक केमिकल होता है जिसको हम लाइपोफेक्टामिन बोलते हैं, उसका हम यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर आप ये सब भी नहीं जानते थे, तो आपको इतना जरूर पढ़ा होगा, कोरम सेंसिंग इज फाउंड इन द ईस्ट। गलत बात, ये आपका ईस्ट में नहीं होता है बेटा, ये आपका किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है। तो यानी कि बी जहां जहां रखा है वहां काटते चले जाओ, ए सी डी जो होगा वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस यूज्ड टू मॉडिफाई द जीन सीक्वेंस को मॉडिफाई करने के लिए हम करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि बढ़िया क्वेश्चन मैं कहूंगा कि आपके बायोकेमिस्ट्री के लिए एक शानदार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो पहला दिमाग आपको ये लगाना है कि जब भी आप ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड कर रहे हैं, यानी कि मोटा मोटा अगर मैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड मान लूं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो अंत में आपको क्या मिलेगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा। तो यानी कि सबसे लास्ट में आपको करेक्ट सीक्वेंस में आपको सजाना था। राइट, करेक्ट सीक्वेंस में मुझे यहाँ पे सजाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे लास्ट में मुझे एसिटिल कोएंजाइम ए चाहिए, तो यानी कि सी मेरा सबसे आखिरी में होगा। दो ऑप्शंस मेरे कैंसिल हो गए। शुरुआत मैं किसी फैटी एसिड से करूंगा, तो ओलिल कोएंजाइम है, यानी कि ये आपका 18 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये मेरा स्टार्टर मटेरियल हो जाएगा। तो स्टार्टर मटेरियल हो जाएगा, तो यानी कि ए हो जाएगा। बस यहीं पे आपका आंसर जो है वो बेटा वो आपका सॉल्व हो गया, ए बी डी सी। अब इसमें क्या होता है कि जब आप इसमें पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं, तो ये बीच में आपका सिस बनता है, और उसके बाद आप इसको ट्रांस में लाते हैं। बाकी ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यहाँ पे इसका एग्जांपल समझा देता हूँ। ये आपका लेलेंजर का डायग्राम लगा हुआ है, जहाँ पे ओलिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ। जब आपने 3 ऑक्सीडेशन साइकिल चलती है, उसके बाद क्या होता है कि ये आपका सिस कन्फर्मेशन में आ जाता है। अब यहाँ पर जो आपका एंजाइम होता है, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन के जो एंजाइम्स होते हैं, वो याद रखिएगा हमेशा कि सिस कन्फर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए वो ट्रांस को में कन्वर्ट करते हैं। बाकी याद रखने के लिए याद रख लेना, टी से ट्रांस होगा और टी से टूटना लिख लेना। तो टूटने के लिए ट्रांस कन्फर्मेशन होना जरूरी होता है। तो पहले सिस बनता है, और सिस को हम यहाँ पे आइसोमराइज करते हैं, एक एंजाइम होता है जिसकी मदद से हम इसको आइसोमराइज करेंगे और ट्रांस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ओलिक एसिड जो आपका है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पे एक और आपका ऑक्सीडेशन में आपका एक और एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसको हम एडिशनल एंजाइम, जो कि आपका इनोलिक को एंजाइम आइसोमरेज होता है। ठीक है, जो रिपोजिशन करता है डबल बॉन्ड को, सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर देता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। तो पहले आपका सिस बनेगा, उसके बाद ट्रांस बनेगा। तो आगे से आप इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका पहला होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 967067 फ्लो साइटोमेट्री, जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, जो कि अभी आपकी जूलॉजी बायोटेक में भी पूछे गए हैं।
उसको भी हम आप में डिस्कस करेंगे। तो फ्लो साइटोमेट्री कैन नॉट बी यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। सिंपल आपसे एप्लीकेशन पूछ लिया है, तो फ्लो साइटोमेट्री से हम इम्यूनोसेल्स की फिनोटाइपिंग कहते करते हैं, साइटोकाइन का लेवल मेजरमेंट करते हैं, सेलुलर एपोप्टोसिस में हम इनकी स्टडी करते हैं, लेकिन हम इससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देख सकते हैं किसी प्रोटीन का। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका फोर्स बनेगा। फिर आपका एक मैचिंग का क्वेश्चन, बहुत आसानी के साथ आप इसको लगा सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपसे कह रहा है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना है तो आप एक्सएचओ को लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लाइगेशन के लिए आप लाइगेस को लेंगे, बी का फर्स्ट यहाँ पे रखा हुआ है एक ऑप्शन में। ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको करना है तो पहले आपको कॉम्पिटेंट सेल्स बनाना होता है। याद आया जब आप कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट देते हैं, कभी भी आपने थोड़ा सा बायोटेक का पार्ट पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज रहता है, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने के लिए कौन से कटायन की जरूरत होती है, तो हमें वहां पे कैल्शियम का ट्रीटमेंट देना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्लोन को सिलेक्शन करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये आपका डी का थर्ड हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में रखा है, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन आईडी का राइट आंसर होगा। फिर मैचिंग, जो कि आपका बार बार बोनस क्वेश्चन होता है, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप से क्वेश्चन पूछा है। ग्लूकोज को लगा दो हेक्सोकाइनेज से, पहले स्टेप में जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो वो आपका हेक्सोकाइनेज होता है। ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में रखा है, क्वेश्चन तुरंत आपका सॉल्व हो गया। बाकी जितने भी यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्टेप्स को याद रखिएगा, जिसमें आपका डी वाला मैं बता देता हूँ कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के लिए पायरुवेट काइनेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसका जो को फैक्टर होता है वो आपका पोटेशियम डिपेंडेंट एंजाइम होता है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इस पर्टिकुलर चीज को बेटा याद रखना। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ लैक ओपेरॉन, मेरे चैनल पे ऑलरेडी कवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू द लैक ओपेरॉन मॉडल में जब आप पढ़ते हैं, तो लैक ओपेरॉन में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपको ग्लूकोज और लैक्टोज की कहानी होती है, बिना इसके तो होगा ही नहीं। इसके बाद किसकी कहानी होती है, वहां पे ऑपरेटर होता है, एक रिप्रेसर होता है, एक इंड्यूसर होता है, और साइक्लिक एएमपी जो होता है वो इसमें इनडायरेक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब आप इसका रेगुलेशन पढ़ते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि बी सी डी हो गया, ट्रिप रिप्रेसर तो ये आपको ट्रिप्टोफैन की स्टोरी में देखने को मिलेगा, तो ए का लेना देना नहीं है। तो जहां ए रखा है वो काट दो, बाकी जो होगा वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सेपरेट एनालाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे करना है, तो साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी करना होगा। चैनल पे बहुत बार समझाया है, बाकी मॉलिक्यूलर वेट से आप भी यहाँ पे अंदाजा लगा सकते थे कि आप साइज एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करेंगे। एक और टेक्निक का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टूल्स कैन बी यूज्ड फॉर एमआरएनए क्वांटिफिकेशन, अगर आपको करना है तो आप इसके लिए बेटा क्या करोगे, अब आप इसके लिए कौन सी टेक्निक करते हैं, इसके लिए जो आपको टेक्निक करनी होगी वो आपको रियल टाइम पीसीआर जो होता है वो आपको इसमें करना होगा, क्योंकि जब आप क्यू पीसीआर करते हैं या रियल टाइम पीसीआर करते हैं तो आपको उसमें एमआरएनए जो होता है वो आप उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक कहानी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक और आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेसाइज एज ए इसेंशियल अमाइनो एसिड, कौन सा है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, एल स्क्वायर टी स्क्वायर हम वीआईपी याद रखिएगा, जो कि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वाले स्टोरी में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका वैलीन हो जाएगा। तो ये आपकी कहानी बन जाएगी, इसमें आपको केवल वी से सारे अमाइनो एसिड्स का नाम है भाई, और कुछ और नहीं लिख दिया है। तो ये आपका वैलीन जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। टर्म एनर्जी चार्ज आप किसको कहेंगे, तो एटीपी से एडीपी रेशियो को हम एनर्जी चार्ज बोलेंगे, ये भी आप कर सकते थे। बाकी ये क्वेश्चन जो है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं जिसमें हम सीएसआईआर के पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन था कि नेचुरल किलर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स किसी पैथोजन को किल करते हैं, कैसे किल करते हैं, अपने कुछ इनके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं जो अपने टारगेट सेल्स में इंजेक्ट कर देते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आपको बताना है क्या आपका करेक्ट है, तो जो आपकी साइटोटॉक्स नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स की जब आप कहानी पढ़ते हैं तो वो टारगेट सेल्स को बहुत ही फास्ट किल करती हैं कंपेयर टू द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। क्योंकि जब आप इसका ग्राफ भी जब आपने पढ़ा होगा, क्योंकि अब इसमें तो नॉन स्पेसिफिक मैनर में नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल किलर सेल्स बेसिकली आपके वायरस के लिए होती हैं, राइट। तो उसकी कहानी यहाँ पे नहीं बनती है, यहाँ पे जो होती है जब आप ग्राफ भी देखते हैं तो सबसे पहले आपका नेचुरल किलर सेल्स का ग्राफ ऊपर जाता है, फिर साइटोटॉक्सिक का जाता है। तो ये जो होती है वो फास्ट क्लीव करती है, मतलब किल करती है। नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे से किल करने का में क्षमता रखते हैं कंपेयर टू द साइटोटॉक्सिक। तो यानी कि क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 967059 है, उसका जो राइट आंसर आपका निकल के आएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा। बाकी आप इसमें वो बहुत सारे कंटेंट हैं जो कि आपके नेचुरल किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी और स्टोरी यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है,
तो जैसा कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्टेप्स आपसे पूछे गए थे। तो पीसीआर में आपके 3 स्टेप होते हैं। पहला आपका डीनेचुरेशन होता है, फिर आपको एनिलिंग करनी होती है और फिर आपको एक्सटेंशन करना होता है। बस उसी ऑर्डर में आपको संवारना था। तो डीनेचुरेशन करोगे, फिर एनिलिंग करोगे। ए के बाद सी एक ही ऑप्शन में रखा है, ये आपका आंसर बन गया। इसके बाद 100 क्वेश्चन आईडी है। इसका मैं कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डबल हेलाइकल बी डीएनए। तो डबल हेलाइकल बी डीएनए की अगर मैं बात करता हूं तो अब इसमें आपको करेक्ट ऑप्शंस यहां पे आपको पहचानने हैं। तो 10 बेस पेयर होते हैं, बिल्कुल सही बात। द फोर्स दैट स्टेबलाइज द डीएनए, डबल हेलिक्स को स्टेबलाइज करने का काम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। इसके बाद द सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स रिक्वायर एनर्जी, बिल्कुल सही। जब आप इसको सेपरेट करते हैं तो उसमें आपका हेलिकेज जो होता है वो रोल प्ले करता है और हेलिकेज जो होता है वो आपका एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम होता है। तो ये भी बात आपकी जस्टिफाइड है। लेकिन मोलर अमाउंट ऑफ एडेनिन प्लस थाइमिन इक्वल टू द मोलर अमाउंट ऑफ द ग्वानिन, अब इसी को सोच के बहुत सारे बच्चों ने टिक कर दिया होगा कि ये तो चार गैफ रूल वाली स्टोरी हो जाएगी, बट ये नहीं है बेटा। चार गैफ रूल क्या कहता है कि प्यूरिन का जो मोलर, प्यूरिन और पायरिमिडीन के जो बेस पेयर होते हैं वो हमेशा इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, अगर आप इनकी बात करते हैं तो एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन होता है। यहां पर इन्होंने क्या बोला है, एडेनिन प्लस थाइमिन, गलत। एडेनिन और ग्वानिन को अगर आप जोड़ेंगे तो वो थाइमिन और साइटोसिन के बराबर होता है। ठीक है, बाकी मोलर अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर अमाउंट ऑफ द पायरिमिडिन, यानी कि जितना अमाउंट परसेंट में एडेनिन होगा उतने परसेंट में थाइमिन होगा, जितने परसेंट में आपका ग्वानिन होगा उतने ही परसेंटेज में आपका साइटोसिन होगा। तो ये एक अलग स्टोरी है। अगर आप प्यूरिन और पायरिमिडीन की कंपैरिजन करते हैं तो प्यूरिन आपका कौन है, प्यूरिन तो आपका एडेनिन और ग्वानिन है ना, पायरिमिडीन आपका थाइमिन साइटोसिन है। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी जो है वो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका ए बी सी यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका बनेगा। ठीक है, बाकी सुगर डीऑक्सीराइबोज और जो आपके फॉस्फेट होते हैं वो भी आपके इक्विमोलर में होते हैं। इसके अलावा अगर आप रेशियो की तरफ जाते हैं तो ये आपका किसी भी स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होता है। अगर आप ए प्लस टी और जी प्लस सी की अगर आप तुलना करते हैं तो वो जो रेशियो होता है वो भी किसी स्पीसीज के लिए कॉमन होता है, जिसमें 0.93 आपका ई कोलाई के लिए आता है और 1.52 जो होता है बेटा वो आपके किसके लिए होता है, वो आपकी अगर मैं बात करता हूं तो वो आपका ह्यूमंस के लिए देखने को मिलता है। बाकी एक और क्वेश्चन जो कि बहुत आसान, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन बी लिंक्ड विद सेलुलर सेनेसेंस, से आप किसको जोड़ते हैं, यानी कि एजिंग फिनोमिना आपसे पूछा जा रहा है। और आपने पढ़ा होगा जब आप एजिंग आप पढ़ते हैं तो वहां पे टीलोमरेज एंजाइम जो होता है, आपके क्रोमोसोम में टीलोमर्स एंड होते हैं जो छोटे होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी एजिंग होती है। कैंसर सेल्स में क्या होता है, ये एंजाइम का प्रोडक्शन होता रहता है। ये वाली स्टोरी आप वहां से कोलरेट कर सकते थे। बाकी टोपो आइसोमरेज इसका नहीं होगा, गायरेज इसका नहीं होगा, हेलिकेज जो होते हैं ये सब आपने डीएनए की सिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा। तो इस बेसिस पर भी अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आप पढ़कर गए थे तो आप इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते थे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि प्रोटीन की जब आप बायोसिंथेसिस करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो ईच अमाइनो एसिड इज एडेड टू इट प्रॉपर प्लेस टू ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन थ्रू द एडाप्टर फंक्शन ऑफ द टीआरएनए, बिल्कुल सही बात है। प्रॉपर प्लेस पे इसी वजह से आता है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो होगा वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, कुछ आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन था जो भी आपका ओवरऑल आप मोटा मोटा यहाँ पे देख के आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। Distinct expression of the gene product two or multiple alleles of a gene in a cell without influencing the expression of the each other, तो ये क्या है भाई, दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, किसी के एक्सप्रेशन को खराब नहीं कर रहे हैं और दोनों का अपना अपना है। तो ये क्या है बेटा, ये आपका कोडोमिनेंस है। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन और लिंकेज यहाँ पे होगा नहीं, बस आपको इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में आपको फंसाया था, तो कोडोमिनेंस आपको टिक करना था। एसिटाइलेशन रिमेनिंग रिवीजन के समय, सीएसआईआर के समय, अभी बहुत बार मैंने आपको बताया है, ए से एसिटाइलेशन होता है और ए से आपका एक्टिवेशन होता है। तो जब भी आपका एसिटाइलेशन होगा डीएनए में तो जीन का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, यानी कि जीन एक्टिवेट होगा, साइलेंस नहीं होगा। जब मेथाइलेशन होता है तब जीन जो होता है वो आपका साइलेंस होता है। तो ये बात आप इसको जोड़ लीजिएगा और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लेस निहान सिंड्रोम है, जो कि आपका बहुत बढ़िया बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर आप प्यूरिन एंड पैरामिडिन की बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो उन्होंने बहुत ही एक शब्द में घुमाया है कि लेस निहान सिंड्रोम जो होता है ये आपका इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। कंप्लीट डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम ऑफ द प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में आपके दिक्कत आती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस एंजाइम, तो इस एंजाइम के बारे में
क्या गलत बात है वो आपको बताना है। तो इसमें क्या है बेसिकली ये जो होता है ये आपका एक सेक्स लिंक डिफेक्ट होता है जिसमें आपके एक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है। तो आप एक्स लिंक डिजीज में भी आप इसका नाम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें जो आपका म्यूटेशन होता है वो आपके कोड फॉर एडेनिन फॉस्फोरिल ट्रांसफरेज को कोड कर रहा है। अब यहीं पर गलत था। एक्चुअल में होता क्या है ये भी आपको लेलिंजर बुक में मिल जाएगा। तो मैंने वहां का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पेस्ट कर दिया है कि जेनेटिक लैक ऑफ हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोरिलाइलेज, जब आप इसकी पूरी बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो आपका ग्वानिन फास्फोरिल ट्रांसफरेज होता है, उसकी कमी होती है। तो एडेनिन फास्फोरिल ट्रांसफरेज की कमी नहीं होती है। सीन होता है एक्सक्लूसिवली इन द मेल चिल्ड्रन रिजल्टिंग इन द सेट ऑफ सिम्टम जिसको हम लिस्ट-निहान सिंड्रोम कहते हैं। चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें आपका बेसिकली कह सकते हो कि इंटेलेक्चुअल डिफेक्ट्स आ जाता है, यानी कि आपकी न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटीज यहाँ पे देखने को मिलती है। इन एडिशन दे आर एक्सट्रीमली हॉस्टाइल एंड स्लो कंपल्सिवली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, इस तरीके की आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं। द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ लिस्ट-निहान सिंड्रोम इलुस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द साल्वेज पाथवे। ठीक है, तो ये जो आपका होता है तो इस पाथवे में भी जो जब आप इसकी पूरी स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो ये जो पर्टिकुलर होता है कि आपके जो लिस्ट निहान सिंड्रोम जो होता है वो डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू साल्वेज न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तो ये बात आपकी सही है, यहाँ से आपकी कहानी बन जाएगी। हाइपोजेंथिन एंड ग्वानिन अराइजेस कॉन्स्टेंटली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ इस पर्टिकुलर एंजाइम की वजह से पीआरपीपी लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। प्यूरिन ओवर प्रोड्यूस होते हैं बाय द डिनोवो पाथवे से, रिजल्टिंग इन द हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड प्रोडक्शन एंड गाउट लाइक डैमेज जो होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। द ब्रेन इज स्पेशली डिपेंडेंट ऑन द साल्वेज पाथवे पे डिपेंड होता है। जब आप पूरी न्यूक्लियोटाइड की बात से, हालांकि अभी थोड़ा सा आपको बाउंस कर रहा होगा बट फिर भी एक पूरी बहुत अच्छी स्टोरी है। कभी समय रहेगा तो प्यूरिन और पैरामिड की बायोसिंथेसिस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको इसको बेटर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बट ओवरऑल यहाँ पे आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर चेंजेस जो होती हैं वो आपको देखने को मिलती है। बाकी इसके थेरेपी के लिए हम जीन थेरेपी का यूज करते हैं। तो ओवरऑल जो इसमें आप कह सकते हैं कि जो आपका गलत स्टेटमेंट है वो आपका सेकंड वाला जो है वो आपका गलत है। तो ओवरऑल 3-4 बातें लिस्ट निहान सिंड्रोम के बारे में याद रखिएगा। आपका ग्वानिन फॉस्फोरिल ट्रांसफरेज एंजाइम की कमी हो जाती है, साल्वेज पाथवे पे इफेक्ट आता है। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कहानी आपकी हो गई, इसमें भी आपका आंसर हमने आपको बता दिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक मैं कहूंगा कि ब्लास्ट सर्च इज नॉट यूज्ड। तो ब्लास्ट सर्च जो होता है वो आप कार्बोहाइड्रेट के सीक्वेंस के लिए आप नहीं करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद विच आर द फंक्शंस ऑफ द टी लिम्फोसाइट। इम्यूनोलॉजी के तो क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। तो टी लिम्फोसाइट आपके प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे। और टी लिम्फोसाइट में जो आपकी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट होंगी वो आपके साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स को सिक्रीट करेंगे। एक ऑप्शन में आपको रखा है प्रोडक्शन ऑफ द कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, तो ये आपका नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकलेगा वो आपका मेजरली जो होगा वो ए बी सी वाला कार्य ये आपका करते हैं। तो 967095 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका फर्स्ट बनेगा। इसके बाद एपोप्टोसिस का भी लेक्चर मेरे चैनल पे अवेलेबल है, बैक्स BCL2, ये प्रोटीन्स का हमने वहां पे जिक्र किया था। BCL2 जो होता है ये आपका बेसिकली एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन होता है, यानी कि ये एपोप्टोसिस को रोकता है। और बैक्स जो होता है ये आपके एपोप्टोसिस को कराता है। इसी के साथ एक और प्रोटीन होती है जिसको हम बैड बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ओवरऑल इनका जब कहानी होती है तो क्या होगा, द सेल्स विल अंडरगो प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, एपोप्टोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कहानी बन जाएगी। इसके बाद चूज द फैक्टर दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द टी सेल डिफरेंशिएशन, में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ऑब्वियस सी बात है एंटीजन की वजह से ही आपकी इम्यून सेल्स एक्टिव होंगी, वो पार्टिसिपेट करेंगी। बहुत सारे साइटोकाइंस का सिग्नल जाता है वो एक्टिवेट करते हैं। और बहुत सारे एंटीबॉडी भी जो होते हैं वो इनडायरेक्टली जो होते हैं वो टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन आपने एक चीज आपको और मैंने पढ़ाया था जो आपका एडजुवेंट है, एडजुवेंट और हेप्टर, याद आया। ये दो मॉलिक्यूल से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा लेक्चर अवेलेबल है, डीबीटी के टाइम पे पढ़ाया था। हेप्टन जो होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडजुवेंट जो होते हैं वो किसी चीज में अगर आप ऐड करते हैं या उसमें लगाते हैं तो ये पर्टिकुलर इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये सारी स्टोरी थी। तो आपका एडजुवेंट यहाँ पे जो होगा वो आपका गलत बनेगा। इसके बाद सीडीआर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था जब आपने एंटीबॉडीज पढ़े थे। तो वहां पे सीडीआर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपके एंटीबॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बाकी यहाँ पे देख लो एक ऑप्शन में हेप्टन का नाम दे दिया है, समझ लो। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और फैक्ट्स हैं कि जब भी इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं के आसपास क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपके ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट और अमाउंट ऑफ द प्रोटीन को कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, क्या क्या टेक्निक करेंगे। तो कुल मिला के अगर आप
प्रोटीन को डिटरमाइन करना चाहते हैं, मतलब उसके मॉलिक्यूलर वेट को देखना चाहते हैं या उसके अमाउंट को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस करना होगा और लास्ट में आपको इम्यूनोब्लॉटिंग करना होगा। तो यानी कि लास्ट स्टेप जो होगा, यानी कि इम्यूनोब्लॉटिंग का मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग। बेटा वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न किसके लिए होता है? प्रोटीन्स के लिए होता है। तो सबसे लास्ट में मैं सी करूंगा, तो यानी कि दो ऑप्शंस मेरे कट गए और सी के पहले मैं डी करूंगा, यहां भी रखा है। अब यहां पे बात आती है कि आप पहले सोनिकेशन करेंगे कि पहले एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोनिकेशन करेंगे, क्योंकि जब आपका फिनोमिना होता है जहाँ पे हम अल्ट्रा प्रोटीन को डीनेचर करने का, ये आपका विधि होता है, थोड़ा-सा पढ़ लेना, क्योंकि प्रोटीन डीनेचर करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। उसमें से एक आपकी सोनिकेशन होता है। सोनिकेशन में क्या होता है, बहुत सारी सोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है कि वहाँ पे प्रोटीन जो होती है वो आपकी डीनेचर हो जाती है। तो ये आपका बी पहले होगा और ए जो होगा वो एक्सट्रैक्शन जो होगा वो आपका बाद में होगा। तो ये आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट बन जाएगा। इसके बाद प्रोटीन में कह रहा है कि कौन से नॉन कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। डाइसल्फाइड जो होता है ये आपका एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड है, डाइसल्फाइड लिंकेज ऐसे ही तो बनाते हो। हाइड्रोजन बॉन्ड आपका नॉन कोवेलेंट हो गया। पेप्टाइड में भी जो होता है वो आपके डबल बॉन्ड करेक्टर होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। 60% या 40%, सॉरी 40% जो होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर लेकर बैठा होता है। तो पेप्टाइड और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा, वो आपके कोवेलेंट इंटरेक्शन है। तो यानी कि नॉन कोवेलेंट मेरा कौन सा हो गया, हाइड्रोजन हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो गया, यानी कि बी और डी जो होगा वो मेरा राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट लाइपोसोम। लाइपोसोम भी मैंने आपको बायोमेम्ब्रेन्स में मैंने आपको जिक्र किया है कि बेसिकली ये क्या करते हैं, ये आपको ड्रग डिलीवरी सिस्टम के तरीके इनको यूज किया जाता है। तो ये ड्रग को डिलीवर करते हैं, यानी कि ए तो आपका सही है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो मुझे करेक्ट पहचानना है, तो ए मैंने यहाँ पे काट दिया। अब चूंकि जब ये ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं तो ये आपके बेटा वैक्सीन को भी डिलीवर कर सकते हैं। तो यानी कि बी बी आपका भी हो गया। अब बी आप काट दीजिए, क्योंकि ये सारा काम ये लाइपोसोम कर देंगे, लेकिन ये आपके लेसिथिन को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। और लेसिथिन जो होती है ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आपका फास्फोलिपिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेसिथिन बोलते हैं। मोस्ट एबंडेंट लिपिड होता है, यहाँ पे जबरदस्ती इन्होंने इस वर्ड को फिट कर दिया है, बट मैं लेसिथिन का नाम आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। लेसिथिन जो होता है वो आपका मोस्ट एबंडेंट फास्फोलिपिड होता है। ठीक है, राइटिंग में मत जाना, सुन लो, इसको लिख लो अपनी कॉपी पे। और एडजुवेंट के बारे में हमने अभी चर्चा कर लिया, तो एडजुवेंट का काम नहीं करता है, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि आपके की में भी दिया गया है। अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्रैब साइकिल मेगा रिवीजन में हमने कवर किया। फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स आर सिंथेसाइज्ड इन व्हिच ऑर्डर? किस ऑर्डर में कैसे-कैसे आपकी कहानी चलती है? तो सबसे पहले आपको याद होगा एसिटिल कोएंजाइम ये होता है। यहाँ पर आपका जो कहानी बनता है, सिस्ट्रेट जो होता है वो आपका 6 कार्बन का होता है, सिट्रेट आपका होता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि आपका 4 कार्बन है, ये आपका 2 कार्बन है, 4-2 मिलके क्या बन जाएँगे, 6 कार्बन बन जाएँगे। तो ऑक्सैलो एसीटेट जो होगा, अगर आप इसकी पूरी स्टोरी की तरफ अगर आप जाते हैं, तो अगर इसकी क्रैब साइकिल की जो शुरुआत होगी उसमें सबसे पहले आपका क्या बनेगा, सिट्रेट बनेगा। तो सिट्रेट मेरा सबसे पहले बनेगा। उसके बाद सिट्रेट को हम आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, तो बी के बाद मेरा सी आ जाएगा। और बीच में मुझे कहीं वहां पे ऑक्सैलो एसीटेट देखने को मिलेगा और कहीं दूर जाके मुझे ग्लाई ऑक्सीलेट देखने को मिलेगा। वो जबरदस्ती यहाँ पे उन्होंने फिट कर दिया है। तो ये वाली स्टोरी जो होगी वो आपकी आंसर बन जाएगी, BCAD। ठीक है? तो ये आपकी कहानी बनेगी। इसके बाद अगर मैं और आपकी बात करता हूँ कि एक म्यूटेशन है कैन ग्रूजली अल्टर द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो जब भी मैंने आपको बताया है एक आपका अमाइनो एसिड प्रोलीन, जहां भी रहेगा पी से प्रोलीन, पी से प्रॉब्लम, हर चीज की जड़ प्रोलीन है। तो अगर प्रोलीन वहां पे ऐड होगा तो वो क्या करेगा, अगर अल्फा हेलिक्स में आपने उसको कर दिया तो वो उसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को खराब कर देगा। राइट, आसान था। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपके बायोकेमिस्ट्री बेस से क्वेश्चन था, टेक्निक बेस से क्वेश्चन था, बट फिर भी ऑप्शन ऐसा सेट किया है कि आप आसानी के साथ इसका आंसर ला सकते थे। इसमें जो आपको 4 स्टेटमेंट आपको पढ़ने थे और एक स्टेटमेंट आपको बोल रहा है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हैव ए सिमिलर प्रिंसिपल। गलत भाई, ऐसा क्यों भाई? एफिनिटी में तो आप किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की, मान लो कि कोई एक एक्स मॉलिक्यूल है, इसका वाई से एफिनिटी होगा तभी तो जाके इससे बाइंड करेगा। इसकी अलग है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक अलग प्रिंसिपल होता है कि वो सेपरेट होता जाता है। तो यानी कि मुझे करेक्ट बताना है, डी जहां जहां रखा है वहां वहां काट दो, ए और बी जो होगा वो राइट आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी फिर आपका मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें अगर आप देखना चाहें तो एजिंग ऑफ द सेल, यानी कि एजिंग जब होती है तो आपका प्रोग्राम सेल डेथ होगा, यानी कि एपोप्टोसिस होगा। डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में रखा है। कोनेक्सिन जो होती है वो सेल्स के कम्युनिकेशंस के लिए होती है। ठीक है, कोनेक्सिन।
ए का 4 होना, सॉरी सी का 4, हाँ सी का 4 यहाँ पे रखा है। इसके बाद ए का थर्ड हैप्लोटाइप्स जो होती है वो स्पीसीज आइडेंटिफिकेशंस के लिए होगा, और काइमेरिक एंटीबॉडीज जो होती हैं वो आप जीन क्लोनिंग में यूज करते हैं, आसानी के साथ लग गया। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, और इसका मैंने एग्जांपल भी बहुत अच्छे से सेट किया है, और फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस बायोसिंथेटिक पाथवे में जाना, और वहां पे मैंने पढ़ाया है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा है कि एसिटिल कोएंजाइम है ये जनरेटेड प्राइमरली इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सही बात है, अभी हमने देखा। हाउएवर फैटी एसिड की जो सिंथेसिस होती है वो आपकी साइटोसॉल में होती है। यहीं पर दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, एसिटिल कोएंजाइम में कहां बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, फैटी एसिड की सिंथेसिस कहां होती है, साइटोसॉल में। तो बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म एसिटिल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया से जाता है और साइटोसॉल में प्रवेश करता है। अब इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। इसमें एक आपको ऑप्शन दिया है कार्निटीन सटल, ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन कार्निटीन सटल जो होता है जब आप बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पढ़ते हैं वहां पे आपका कार्निटीन सटल होता है बेटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिगर भी लगा दिया है लेलेंजर का, ये आप देख लीजिए। जब आप फैटी एसिड का कैटाबॉलिज्म पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही कहानी होती है कि जो आपका फैटी एसिड जो होते हैं वो इंटर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वाया द एसाइल कार्निटीन या कार्निटीन ट्रांसपोर्टर होता है। तो यहाँ पे कार्निटीन आपका मॉलिक्यूल होता है, उससे ये बाइंड करके ये जाते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स की तरफ, समझ रहे हो। तो ये स्टोरी आपकी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड में आता है, यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। बाकी जब आप फैटी एसिड की सिंथेसिस करते हैं तो इस समय जब आपको मैट्रिक्स से आपको यहाँ पर जाना होता है तो ये क्या होता है कि आपका एसिटिल कोएंजाइम ए जो है ये आपके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बाइंड करता है, फैटी एसिड की सिंथेसिस करना है तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बाइंड करके सिट्रेट के फॉर्म में जाता है। और यहाँ पे एक एंजाइम होता है, ये नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना, जब प्योर बायोकेमिस्ट्री का पेपर बनता है तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जहां पे इसमें सिट्रेट को ब्रेक करते हैं, सिट्रेट लाइएज एंजाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप सिट्रेट को तोड़ते हैं तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो जाता है और यहाँ पे आपका एसिटिल कोएंजाइम फ्री हो जाता है जो जाके फैटी एसिड की सिंथेसिस करता है। चूंकि ये आपका एक एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि एटीपी सिट्रेट लाइएज की लोकेशन क्या है, तो हम क्या कहेंगे, साइटोसॉल में है। तो ये पर्टिकुलर एंजाइम होता है, बाकी ये वापस से इसको भेज दिया जाता है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई, और दोनों चीजें मैंने आपको फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस में मैंने ये पर्टिकुलर चीज को कवर किया है। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर बनेगा, देख लो, एक ऑप्शन में रखा है कि एसिटिल कोएंजाइम को कंडेंस किया जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ और फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहां पे उसका क्लीवेज हो जाएगा। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी हमने यहाँ पे आपको फिगर भी दिखा दिया। आगे के लिए आप इस पर्टिकुलर पहलू को याद रखिएगा, कार्निटीन से कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। अब इसके बाद अगर हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, एक और क्वेश्चन जो कि आपका पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिफैटिक अमाइनो एसिड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कार्बन नंबर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स उतना तो नहीं कहूंगा, बट हाँ आपको एटलीस्ट अपने अमाइनो एसिड्स में कार्बन के नंबर पता होना चाहिए। तो जैसा कि अगर आपने कभी सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड की अगर आप बात की जाती है तो हम क्या नाम लेते हैं, ग्लाइसीन लेते हैं बेटा। तो यानी कि सबसे, यहीं पर आपका आंसर निकल गया कि जो आपका सबसे कम कार्बन नंबर है, तभी तो इसको हम सिंपलेस्ट बोल रहे हैं, राइट। एलानीन में आपका एक मेथाइल ग्रुप आ जाता है तो एक कार्बन यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यानी कि ग्लाइसीन में सबसे कम है, फिर एलानीन में हो जाएगा, बी ए होगा, वैलीन में और ल्यूसीन में आपका सबसे ज्यादा होता है। थर्ड जो होगा वो इसका राइट आंसर निकल आएगा। इसके बाद नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर में क्या कहानी होती है, ये भी हमने आपको बहुत बार बोला है, के एम वीमैक्स का चार्ट भैया आपके टिप्स पे होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब अनकॉम्पिटेटिव होता है तब दोनों वैल्यू डाउन कर जाती है, ठीक है। जब आपका नॉन कॉम्पिटेटिव होता है तो उसका केएम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें वीमैक्स जो होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, लीड्स टू डिक्रीज इन द ऑब्जर्व्ड वीमैक्स। बाकी जब आपका कॉम्पिटेटिव इनिबिटर होता है वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। बाकी एक और क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पे भी उसी टेक्निक से ही आपका आंसर मिल जाएगा, और आपको मॉलिक्यूलर वेट जानना है तो आप साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी करिएगा। तो यानी कि सी का सेकंड एक ही ऑप्शन में शायद यहाँ पे रखा है, तो ये आपकी कहानी बन गई। बहुत चीजें हो सकता है आप ना जानते हो, लेकिन फिर भी आपने इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यहाँ पे क्या कर लिया है बेटा, आपने यहाँ पे ट्रैक कर लिया है, ठीक है। तो ये वाली स्टोरी आपकी हो गई है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे देखे और लगभग हमने मोर देन 42 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लगाए थे जो कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल गया होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी क्वेश्चंस पे यहाँ पे डाउट होगा। बाकी ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में नेक्स्ट टाइम में भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी लेस निहान सिंड्रोम जो कि मैंने नहीं पढ़ाया था, थोड़ा बहुत यहाँ पे जिक्र आया था, तो उसके बेसिस पे
आप इसको कर सकते थे, बट फिर भी आज हमने लिश-निहान सिंड्रोम को यहाँ पे कवर कर दिया। बाकी इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। कभी एक इसको हम सेपरेट लेक्चर में खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी तो आपको मुझे क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने हैं, तो समय कम है, कार्य ज़्यादा है। ठीक है? और इसी के बेसिस पे हमारी कहानी है। बाकी जो-जो चीज़ें मैं बताता हूँ, उसी के आस-पास क्वेश्चन्स जो हैं, वो आपके इस एग्ज़ाम में पूछे गए। बाकी किस तरीके से आप एग्ज़ाम में आंसर ट्रैक कर सकते थे, उन चीज़ों पर भी हमने यहाँ पे आसानी के साथ चर्चा कर लिया, और बहुत सारे क्वेश्चन्स का आंसर हमने यहाँ पे आसानी के साथ हमने यहाँ पे समझ लिया है। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। जो-जो कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, वो भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बने रहिए, और भी पीवाई, और भी यहाँ पे अभी ये तो पर्टिकुलर बायोकेमिस्ट्री का हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम लाइफ साइंस का डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। फिर उसके बाद जूलॉजी का डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स थे एग्ज़ाम में, तो बने रहिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी